खाड़ी क्षेत्र फिर से सुलग उठा है। ईरान और अमेरिका के बीच ड्रोन और मिसाइलों से हमले फिर से तेज हो गए हैं। बहरीन, कुवैत समेत कई इलाकों में लगातार बज रहे सायरन से लोग दहशत में हैं। कोई कहता है कि ईरान ने आग लगाई, तो कोई कहता है कि इजरायल ने हालात बिगाड़े, तो कोई मानता है कि ट्रंप का आक्रामक रवैया इस पूरे संकट की जड़ में है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस जंग का कोई एक विलन है, या तीनों अपने अपने हितों की लड़ाई में पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं और पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर खाड़ी का असली विलेन कौन। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आवाज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ गयूर मौलाई साहब हैं जो कि भारत के स्टूडेंट रहने वाले हैं लेकिन अभी ईरान में रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ईरान की सरकार की नीतियों को बहुत बखूबी जानते हैं। आनंद आहूजा साहब हैं, अटॉर्नी हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शिवकांत शर्मा साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करूँगा प्रभु दयाल साहब आपसे कि इस पूरे मामले पे जब एक तरह से शांति की बहाली की उम्मीद दिख रही थी, तो फिर से हुआ कि नहीं, दोबारा से जो है डील टूटने के कगार पर है। ट्रंप ने कहा कि डील तो टूट गई है। हमें लगा कि एक दिन का मामला है, हमले किए फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन लगातार 2 दिन तक हमला चल रहा है। आखिर माजरा क्या है कि कोई पीछे नहीं हटना चाहता है या फिर आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटे थे? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो डील हुई थी उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक है उसकी आवाजाही अलाउड है, और जब तक ये टाइम लिमिट है 60 दिन की थी, उसके बाद ये डिसाइड होगा किस तरह से, लेकिन 60 दिन तक तो कोई रुकावट नहीं होनी थी। अब देखिए, ईरान ने 3 वेसल्स पे फायरिंग की और अमेरिका का कहना है कि ये वायलेशन हुआ है। ये जो अग्रीमेंट हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसका वायलेशन। तो स्ट्रिक्ट टर्म्स में तो वाकई में ये वायलेशन है, क्योंकि अगर अग्रीमेंट था कि वेसल्स आ जा सकती है तो उनको क्यों फायरिंग की गई? अब दरअसल होता क्या है एम्बेसडर दयाल साहब, इसमें हो क्या रहा है कि मैं जिसके पक्ष को सुन रहा हूं लगता है कि वो सही है, दूसरे पक्ष को सुनता हूं तो लगता है वो सही है। ट्रंप की सुनी तो लगता है कि वो सही, ईरान की सुनी तो लगता है वो सही है। तो मेरा बहुत ही सटीक सवाल आपसे अगर पूछूं मैं कि असली विलेन है कौन? देखिए, दोनों साइड्स एक दूसरे पे उंगली उठा रही हैं, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखिए, क्रोनोलॉजिकली पहले ईरान ने फायरिंग की वो वेसल्स पे, वो एक वायलेशन हुआ। अमेरिका ने उसके बाद जो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस हटाए थे, वो वेवर खत्म कर दिया, उन्होंने दूसरा एक ऑर्डर इशू किया। ईरान कहता है कि देखिए, अमेरिका ने जो अग्रीमेंट था उसको वायलेट किया, लेकिन क्रोनोलॉजिकली तो पहले ईरान ने फायरिंग की थी। अब जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल 1 था अग्रीमेंट का, वो कहता था कि लेबनान पे जो फायरिंग चल रही है, जो हमले चल रहे हैं, वो बंद हो, और ये बंद नहीं हुए तो इसलिए इजराइल वायलेट कर रहा है। इजराइल तो सिग्नेटरी है ही नहीं, तो ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि किसकी गलती है। लेकिन अगर आप नहीं, इसमें आप सही कह रहे हैं, तो आप ये सही कह रहे हैं कि इजराइल सिग्नेटरी नहीं है, इजराइल सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल की लॉबी इतनी ज़्यादा दमदार है अमेरिका में कि वो उकसा रही है अमेरिकी सरकार को कि भाई साहब ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको ईरान को सबक तो ठीक से सिखाना होगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ है। के सिन्हा साहब, 2 सवाल। पहला कि असली विलेन कौन है, ये जो नया दौर शुरू हुआ है हमले का, और दूसरा कि आपने कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ देखी होंगी, ऐसा होता है अक्सर क्या कि सीज फायर हो गया और फिर समय समय पर हमले ऐसे होते रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद सब शांत हो जाते हैं? जय हिंद लक्ष्मण साहब, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, आपका 2 सवाल है कि इसमें विलन कौन है। अरे पूरे अखाड़े में ही यदि आप लिखें तो विलन ही विलन है, तो आप किसी को कह लें। हाँ, परिस्थितियां कहें, आज यदि आप कहते हैं कि आज क्या हुआ, यदि हम 4 से 9 तारीख के बीच में देखते हैं
तो 4 से 9 तारीख के बीच में सुपर्द खाक की कार्रवाई चल रही है और 7 तारीख को ही यदि फायरिंग हो जाता है और 3 वेसल्स के ऊपर में, तो आप विलन कह देंगे कि नहीं ये ईरान विलन है। बट बात उसकी नहीं है। यदि आप पूरे परफेक्ट में देखेंगे तो आप 53 से देखें, 1953 से 1953, 1975 जब पेट्रो डॉलर आया, जिस समय ऑयल की बात हुई 79, तो आपको विलन दिखाई देगा अमेरिका, टोटल विलन। फिर आपको दिखाई देगा 2023 में तो ईरान विलन है। हुती, हिजबुल्ला, हमास के ऊपर में जो 7 अक्टूबर को हुआ, जो उन्होंने किया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर के, जिस तरह से कलतुगार की, तो बहुत बड़ा विलन है, पूरा टेररिज्म है वो। और फिर उसके बाद यदि 2025 में आप देखें तो इजराइल भी उसमें घुस गया था, जो विक्टिम था वो भी घुस गया कि उन्होंने इतना लार्ज कर लिया अभी ग्रेटर। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हेजेमनिक तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने हित को देखते हैं और वो सोचते हैं कि हेजेमनिक तरीके से हम उसको मनवा लेंगे। यदि ईरान कहता है कि ठीक है, जो ईरान को आज पता लगा, उस पहले तो पता ही था कि स्टेट ऑफ हार्मोज, जो कि एक जिसका उससे सिग्नेटरी नहीं है, 2 लॉज हैं सीज के। जब क्यों बात क्या हो रही है, स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर आज बात हो रही है। यदि हम ये परमाणु की बात ले आए तो उसमें एक और ऐड हो जाएगा, जो हम ये कहिए स्टेट ऑफ हार्मोज। इसके पहले तो कभी ईरान ने इसको शायद बंद नहीं किया था। उसको ये पता चल गया कि 28 तारीख के बाद जो 40 दिन की हुई, तो उसमें हम इसको लीवरेज कर सकते हैं, ज्योग्राफी उसके साथ में जो खून लगी, और उसको अब ये पूरा यकीन हो गया है कि हम इसको लिवरेज के अलावा हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। कंट्रोल करेंगे तो हम टैक्सेस, टोल, ये सब। और वो दलील देता है कि बॉस्फोरस की जो खाड़ी है, जो कि गवर्न नहीं होती है, यूनाइटेड नेशन द लॉ ऑफ द सीज से गवर्न नहीं होती है, 39 का है, उसमें टर्की वहां लेवी करता है, पर टन $4 करता है वो, चाहे वो ब्लैक सी से जब वो मेडिटेरियन में आता है। इसी तरह बहुत है। तो देखिए ये जो यूनाइटेड नेशन का जो लॉज ऑफ सीज है, उसका सिग्नेटरी नहीं है, वो नहीं मानता है ईरान। तो वो उसका अपना तर्क है कि ये हमारे कंट्रोल में, 12 नॉटिकल माइल हमारे पास में, 12 नॉटिकल माइल जो है ओमान के पास में है, टोटल 33 नॉटिकल माइल का है। तो इस जहाज से गुजरेगा तो हम पैसा लेंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस जो लॉ सीज है, उसके जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हम बात करते हैं, तो वहां गलती है। और उसने जो किया है वो अपने तरीके से, उसको लगता है कि हमारा पड़ला भारी हो गया, तो ये 9 तारीख का भी नहीं वेट किया उसने, 7 तारीख को ही 3 जहाजों को इसके ऊपर जिस तरह से फायरिंग किया, और वो ऑफ रैंप नहीं देना चाहता है। देखिए जो चीजें हुई, खास करके 28 तारीख को, वो ऑफकोर्स अमेरिका और इजराइल सबसे बड़ा उसके अंदर में था। कहीं ना कहीं उसने अमेरिका को ये कहा कि ये समय है, चेंज ऑफ रिजीम हो जाएगा, पूरा का पूरा ईरान के अंदर में आपका ये हो जाएगा, ऑयल आपके पास रहेगा, 74 में जो पेट्रो डॉलर लेकर आप आए हैं उसमें आपका दबदबा होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बड़ी आंचें आ रही हैं, ब्रिक्स सब शामिल हैं, ईरान भी ब्रिक्स में। आज भी देखिए जब इंडोनेशिया में हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर भी यही चीजें चल रही हैं। जो ये क्योंकि आप इकोनॉमिक्स चैनल चलाते हैं, आपको ज्यादा पता है हम लोगों से। ये पूरी की पूरी लड़ाई उस बर्जस्व की है जिसके तेल को लेकर के ये है, और पेट्रो डॉलर नहीं खत्म होनी चाहिए। इसके बीच में क्या लोग कहते हैं कि खाड़ी के देश भी उसके साथ नहीं आया था। पहले सऊदी अरेबिया होता था, जिसने शुरू किया था, 1971 से बात शुरू हुई थी, 75 में आकर के पेट्रो डॉलर के अंदर में चीजें हुई, और सारे खाड़ी के देश जो पर्शियन गल्फ के देश हैं, जो जीसीसी कंट्रीज, उसमें घुस गए कि उनको लगा कि ये होगा। आज वो चैलेंज हो रहा है, और चैलेंज सबसे बड़ी मुद्दा यही है। मुद्दा आप कुछ भी कह लें, और देखिए मिलिटरली कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता लग गया है कि आप वहां पर यदि आप लगाते हैं ना स्टेट, आप उसमें बोला कि हमने पूरा का पूरा उसको पकड़ लिया है, उसको मिलिटरली हमारी नेवल शिप्स वहां लग गए हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। वो अब नहीं काम करता है 21वीं सदी में। 21वीं सदी में आप जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आप जो चीजों को करोगे, क्योंकि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज डोमिनेटिंग पोजीशन में है, इतनी आसानी से उसको नहीं आप झुका सकते। और ये पता चल गया, खास करके मुस्तफा को, और मुस्तफा को ये भी पता लगा है कि यदि हम ये करेंगे तो परमाणु संपन्न देश भी बनेंगे हम। वो उसके ऊपर हो रही है, आज ही बात हो रही है कि हम जो एनपीटी है उससे भी निकल जाएंगे। और वो कह रहे हैं हमारे पास तो 2000 प्लूटोनियम है, उसका हम बना लेंगे। ये भी बातें चल रही हैं।
तो ये चीज है, ईरान को अपनी ताकत का एहसास हो चुका है। और खास करके देखिए ना, आज ये 7-8 दिन में जिस तरह से उसने पेश किया है, और काफी देश 100 से ज्यादा देश के लोग वहां पर गए, भारत से भी गए, लोगों ने की बहुत चेष्टा की उसको रोकने का। तो उसको ताकत का एहसास हो चुका है, और हेजमेनिक तरीके से इन चीजों को आप नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की धरती से कहें, सबको मिल करके इसको करना पड़ेगा। अमेरिका देख अकेला करना सबको चाहेगा, मिल करके करना पड़ेगा, ये नहीं और होगा। यदि आप इसको मिल के करते बातचीत हैं, के जरिए, और बातचीत के जरिए करना होगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा भी ऑस्ट्रेलिया की धरती से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। आनंद आहूजा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई सारे सवाल हमारी बातचीत में निकल कर आ रहे हैं जिसका आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपके पास आने से पहले मैं एक बार चल लेता हूं मैं अपने शिवकांत शर्मा साहब के पास। शिवकांत शर्मा साहब, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, एम्बेसडर दयाल और के सिन्हा साहब की बात। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं कि इसमें असली गुनहगार कौन है? क्या ये ट्रंप के आक्रामक रवैये का नतीजा है, या फिर जैसा कि अभी कह रहे थे के सिन्हा साहब, ईरान को लग गया है कि हमारे पास तो बड़ी ताकत हो गई और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दिखा दिया, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई जब यहाँ पे फ्यूनरल का प्रोसेसन चल रहा था, तो उस ताकत को अब एनकैश करना चाहता है। आखिर क्या माजरा है? दोनों ही बातें हैं कुछ हद तक। और जहां तक सबसे बड़े विलन की बात है, तो मैं कहूंगा कि अविश्वास यहाँ सबसे बड़ा विलन है। और उस अविश्वास की अगर आप इतिहास में जड़ में जाएं, तो 2004 में ये प्रतिबंध ईरान पर लगाने शुरू किए थे अमेरिका ने। प्रतिबंधों की राजनीति ये है अमेरिका में कि प्रतिबंध वहां कांग्रेस लगाती है, कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के तहत आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रपति उनसे छूट देता है, और वो छूट जो है वो अस्थायी होती है और कुछ वक्त के लिए होती है। इसलिए हो ये रहा है कि जब जब ईरान पर प्रतिबंध लगते हैं, उसके बाद ईरान मानने को तैयार होता है। जैसे 2015 का समझौता हुआ, ईरान मानने को तैयार हो गया। उसके बाद जो उसके एसेट्स रिलीज कर, जो उसके मतलब उसके जो संपत्तियां जब्त की हुई हैं, उनको छोड़ने की बात थी, या उसको आर्थिक छूट देने की बात थी, तेल बेचने की छूट देने की बात थी, वो सारी बातें पूरी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह का कानून पास कराना राष्ट्रपति को जो है मुश्किल पड़ती है उसमें। और राष्ट्रपति छोटी छोटी छूट देते हैं, 6 महीने की छूट दे दी, 1 साल की छूट दे दी, उसके बाद नया राष्ट्रपति या खुद राष्ट्रपति ट्रंप साहब के बारे में तो ये है कि वो आज घोषणा कर दें कि साहब मैं छूट दे। उन्होंने अभी घोषणा की थी ना कि मैं ईरान को तेल बेचने की छूट देता हूं, अब उन्होंने वो वापस ले ली। इसी तरह से उन्होंने ये कहा था कि वो करीब करीब, ईरान का ये कहना है, मानना है कि 28 बिलियन के आसपास एसेट्स को रिलीज करेंगे। उसमें आनाकानी करनी शुरू कर दी कि साहब हम तो 6 बिलियन करेंगे, हम 8 बिलियन नहीं करेंगे। उसके बाद एक नया पेच था इसमें कि 300 अरब डॉलर का एक पुनर्निर्माण जो है वो फंड बनेगा। अमेरिका में झगड़ा शुरू हो गया इसको लेकर के, ये क्या कराए आप। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कि अमेरिका एक धेला नहीं देगा इसमें, लेकिन ये है कि ये रिकंस्ट्रक्शन फंड बाकी दुनिया से किसी तरह से जमा किया जाएगा। उसकी बात आई गई होगी, उस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो ईरान को तंग मतलब नाराज कर रही थी, ईरान को पसंद नहीं आ रही थी। और इसका जिक्र तो हम बातचीत में पहले कर ही चुके हैं कि लेबनान में जो समझौता हुआ था उसके तहत ये था कि लेबनान में भी लड़ाई रुकेगी, लेकिन लेबनान में लड़ाई नहीं रुकी, काफी दिनों बाद रुकी। तो इन सब चीजों के देखते हुए ईरान ने अपना जो है कुछ चाल चली है। और ईरान, जहां तक ये बात है कि होर्मुज में उसने हमले किए, तो जो आपका सहमति पत्र है, सहमति पत्र का क्लॉज ये कहता है कि ईरान 2 महीने तक आवाजाही नहीं रोकेगा, यानी वो ये सुनिश्चित करेगा कि जहाज जो है वो आजादी से आ जा सकेंगे। लेकिन रास्ता, ईरान का कहना यह है कि हम जो तय करेंगे वो रास्ता होगा। वो ये रहा है कि उस रास्ते के बजाय ओमान की जो जल सीमा है उससे होकर के एक नया रास्ता अमेरिका ने बनाया है, और ये जहाज उस रास्ते से जा रहे थे जो ईरान को पसंद नहीं है। तो ईरान जो है फिलहाल चुंगी नहीं ले रहा, किसी को रोक नहीं रहा, केवल वो ये चाहता है कि 60 दिन तक, जब तक ये बातचीत किसी सिरे पर पहुंचे, तब तक
उसकी जो शर्त है समझौते की, उस शर्त का अक्षरशः पालन किया जाए। अक्षरशः अमेरिका पालन अक्षरशः किया। पालन नहीं करता। तो दोनों दोनों तरफ से जो ये अविश्वास है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। ईरान खास तौर पे भरोसा नहीं करता, और ईरान को इसीलिए भरोसे के अभाव की वजह से ये जो होर्मुज को बंद करने वाला जो हथियार उसके हाथ में आया है, वो इसको अब छोड़ना नहीं चाहता। कि उसको ये लग गया है कि आज नहीं तो कल अमेरिका जो है, जो भी वादा करेगा, जिस भी झांसे में फंसा करके समझौता करा लेगा, उसके बाद उससे मुकर जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तो वो किसी भी कीमत लेकिन पर सवाल अब होर्मुज पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता। ये अकेला हथियार उसके पास बचा है। लेकिन सवाल यह है कि एक समय से ज़्यादा आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे ब्लैकमेल कर नहीं सकते हैं, ताकि दुनिया फिर वैकल्पिक रास्ते तलाश लेगी तो हमेशा के लिए आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये भी एक लॉन्ग टर्म का सवाल उठता है। लेकिन आपने जो बात कही काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान ने 60 दिन का समय है, तो 60 दिन तक तो आप अक्षरशः पालन करिए एमओयू का। हमारे साथ अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब जुड़ गए हैं, जो कि न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। आहूजा साहब, मुख्य मुद्दा आज का यही है हमारे शो का कि असली विलेन कौन है। अब आप तो ये कहेंगे कि नहीं ट्रंप विलेन है, तो मैं आपसे सवाल थोड़ा पलट के पूछता हूँ कि असली विलेन ट्रंप क्यों नहीं है? मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, और मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो जो शर्मा जी ने बात की और सिन्हा साहब ने बात की, तो मैं उनकी बात का भी जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपके पास आखिर में आया, ताकि आप सबके सवालों का जवाब दीजिए। संक्षिप्त में देंगे तो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। हाँ, सबसे पहले मेरे हिसाब से दुनिया में विलन अगर कोई होता है तो वो सिर्फ वक्त होता है। जो कल आपके साथ होते हैं, आज आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा होता है। और जो आज आपके साथ नहीं है, वो कल आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है। सो तो विलन आपने सिर्फ गीता का वक्त ज्ञान होता दे है। दिया। मैं सच की बात कर रहा हूँ। अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, जियोपॉलिटिक्स अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, अगर फर्स्ट क्रीमिया वार में देखिए, तो यूएसए जो है वो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। अगर आप वर्ल्ड वार देखिए, तो उसमें जो है जर्मनी जो है वो एनिमी था और अलाइज के अगेंस्ट। आज जर्मनी जो है मेंबर ऑफ नेटो है। अगर हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया तो यूएसए ने फेंका। आज यूएसए और जापान जो है अलाइज हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो कल दुश्मन थे आज दोस्त हैं, और आज दोस्त हैं वो कल दुश्मन होंगे। दूसरी चीज, शर्मा जी ने एक बात कही 2004 से। शर्मा ये बहुत वेल एजुकेटेड, बड़े ही लर्नड एक पत्रकार हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि शर्मा जी ने 2004 से बात की, 1979 से बात नहीं की, जहां से यूएसए और ईरान की जो एक्चुअली दुश्मनी शुरू होती है। 1979 में जब अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया जाता है और डेथ टू अमेरिका एक मुद्दा बन जाता है ईरान का, तो 47-49 ईयर्स के अंदर ईरान इसको लेके आगे चलता है, और जितनी भी उनकी मिसाइल्स हैं उस पर लिखा जाता है डेथ टू अमेरिका। सो 2004 से पहले शर्मा जी 1979 की हिस्ट्री भी देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2015 के अंदर अमेरिका ने वादा किया, ईरान ने ऐसा किया, उसके फंड्स ने रिलीज किए। फिर उन्होंने ये भी बात की कि ट्रंप आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। अभी उन्होंने कहा था कि मैं उसके फंड्स रिलीज कर रहा हूँ, अब उन्होंने कह दिया मैं फंड्स रिलीज नहीं करूंगा। तो मुझे शर्मा जी से एक सवाल पूछना है कि अगर आज ईरान ने वो सीज फायर को वायलेट किया है, तो ट्रंप को फिर भी पैसे रिलीज कर देने चाहिए ईरान को, क्योंकि मैंने वादा किया था, आपको $300 बिलियन का किया था, आप लीजिए, कोई बात नहीं। आपने अगर इसको उल्लंघन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने वादा किया है। अरे वक्त के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बदलना पड़ता है, इतना तो वो सभी समझते हैं। सिन्हा साहब ने बात की हिस्ट्री की 1956, मैं उससे पीछे जाऊंगा अगर, तो आप देखिएगा कि 1948 से जब से इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली है, उसके बाद से तो ये मिडल ईस्टर्न की प्रॉब्लम्स काफी बढ़ती गई। अगर आप देखें जॉर्डन ट्रीटी देखिए, ऑस्लो अकॉर्ड देखिए, यहाँ तक कि सुएज कनाल जो क्राइसिस हुए, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की एक ये हिस्ट्री रही है। और अगर आप ये हिस्ट्री देखें तो ये अब्राहम, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का भी, क्रिश्चियन वर्ल्ड का भी और जूइश वर्ल्ड का भी जो पहला मसीहा माना जाता है, ये उनके समय से चली आ रही है। जबकि
हेगर के बेटे इस्माइल जो कि बड़ा बेटा था अब्राहम का, उसको गद्दी ना देके उन्होंने अपने सारा के बेटे आइजक को गद्दी दी और तब से ये इनके आपस में लड़ाई चलती आई। एक जो है वो वर्ड बन गया अरब वर्ड जो कि हेगर के बच्चे इस्माइल से थे और दूसरा बन गया वर्ड जूइश वर्ड। तो ये जो लड़ाई चली आ रही है उस वक्त से चली आ रही है और अगर आप इसका कहें कि सॉल्यूशन जो है आज सिर्फ बैठ के हो जाएगा, कुछ बातों को लेके कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके हो जाएगा तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। और नहीं। इसमें एक चीज और भी आ जाती है, एक चीज और भी आ जाती है कि ये एक जियोपॉलिटिक्स का ही मुद्दा नहीं है। आज ये एक शिया और सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। अगर आप देखिए ईरान इस वक्त इजराइल पे अटैक नहीं कर रहा है। ईरान जो है रिटेलिएशन में जो अटैक कर रहा है वो सुन्नी कंट्रीज के ऊपर कर रहा है, क्योंकि सुन्नी कंट्रीज जो है उनकी अगर डेवलपमेंट देखें एज कम्पेयर टू ईरान जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ गई है। ईरान अटैक किस पे कर रहा है? कतर पे कर रहा है। कतर पे तो उसका पैसा फंसा हुआ, सारे जो बैंक्स हैं कतर के वो दे आर होल्डिंग मनी ऑफ ईरान। तो कतर पे अटैक करने की कोई सेंस नहीं बनता है कि सिवाय इसके कि कतर जो है एक सुन्नी कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से अटॉर्नी साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी बनता जा रहा है जो कि इस वक्त जाके बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ऐसा करते हैं आनंद आहूजा साहब, जरा ईरान का पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि ईरान में अभी गयूर मौलाई साहब हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। मौलाई साहब, आपने सारे पक्ष को सुने, सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान इतना आक्रामक क्यों है? क्या असली विलेन ईरान है क्या? इसमें एक सवाल और जोड़ दूं, ऐसा तो नहीं है कि खामेनेई के जो उनका फ्यूनरल था, लोगों का जो गुस्सा था अमेरिका के प्रति, उसको शांत करने के लिए इस तरह के हमले किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शिप पे, ताकि लोगों की भावनाओं का कद्र किया जा सके, बताया सके हम झुके नहीं हैं? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया अपने तमाम सीनियर साथियों और आपके दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, आपने एक सवाल किया कि विलेन कौन। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कुछ फैक्ट रखूंगा, फैसला आपको खुद को करना है। हमारे बुजुर्ग साथी आहूजा जी अभी बात कर रहे थे शर्मा जी की बात को कोट करते हुए कि आप 79 से क्यों बात नहीं करते। मैं आहूजा सर से कहूंगा कि आप सिर्फ 79 नहीं क्यों, आप 53 से क्यों बात नहीं करते। ईरान के बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री हुआ करते थे मुसद्दिक साहब, जब उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण किया, यानी अमेरिका के आगे कहीं ना कहीं झुकने से मना कर दिया, यस सर यस बॉस कहने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनका तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद 79 की क्रांति हुई। 79 की क्रांति के बाद जब अमेरिका ने देखा कि ईरान भी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तो उसने अपने सहयोगियों को ईरान के खिलाफ चढ़ दौड़ाया, जिसे मौके को डपका सद्दाम ने, और सद्दाम ईरान पर चढ़ दौड़ा। उसको किस किस का सहयोग था ये बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त अमेरिका और उसके तमाम साथियों का साथ सद्दाम को मिला हुआ था। हद ये था कि रासायनिक हथियार दिए जाते थे, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे। ये बहुत से फैक्ट हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। फिर मिडिल ईस्ट में आईएस का गठन हुआ। गठन किसने किया, इस बात को खुद ट्रंप साहब भी अपने अलग अलग भाषणों में बता चुके हैं कि गठन किसने किया है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट को आईएस के आतंक से बचाने में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया, चाहे वो इराक के पॉपुलर कमांडर हो अबू मेहदी मोहंदिस, चाहे ईरान के सेना नायक कासिम सुलेमानी साहब, अमेरिका ने आकर खुद फिर उनकी हत्या भी की। एक लंबा सिलसिला है। अगर आप बीच में भी जाकर देखते रहे कि किस तरीके से ईरान के नागरिक विमान को अमेरिका ने आकर हिट किया, जिसमें 298 लोग मारे गए, और अमेरिका ने सिर्फ यही नहीं कि इस विमान को टारगेट करने वाले, हिट करने वाले फौजी अफसर को कोई दंड दिया जाता या इंक्वायरी होती, बल्कि 12 से 15 दिन के बीच में ही उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ईरान को अमेरिका की तरफ से इतने जख्म मिले हैं कि ईरान तो क्या, अगर कोई भी बाज़मीर इंसान हो जिसके पास थोड़ा सा भी इंसाफ हो, वो भी ना तो अमेरिका पर भरोसा कर सकता है और ना ही अमेरिका से प्यार कर सकता है। एक हल्की सी झलक ये रही। अब आपको फैसला खुद करना है कि विलेन कौन है। ईरान पर हमला किसने किया, कब हमला किया, किस सिचुएशन में हमला हुआ। ईरान पिछले साल जून में भी वार्ता की मेज पर था, उस वक्त हमला हुआ। इस बार भी 28 फरवरी में जब हमला हुआ, ईरान उस वक्त भी वार्ता की मेज पर था। बल्कि
दोनों पक्षों के दरमियान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे ओमान के विदेश मंत्री बू सईदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम कहीं ना कहीं समझौते के करीब पहुंच चुके थे और ईरान बहुत हद तक अमेरिका को रियायतें दे चुका था, लेकिन उस वक्त भी जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ईरान जवाबी कार्रवाई के आनंद अलावा आहूजा कुछ साहब कर जवाब ही नहीं दीजिए। सकता था। विलेन कौन है आप खुद फैसला आनंद आहूजा कीजिएगा। साहब जवाब अगर दीजिए। खामनेई साहब बिल्कुल। के अलावा अमेरिका के भी राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती तो दुनिया में आज क्या होता आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आनंद आहूजा साहब जवाब दे। ठीक है, मौलाई साहब जरा सुन लेते हैं, मौलाई साहब जरा सुन लेते हैं, इनका भी पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल एक मिनट मौलाई साहब, जरा आनंद आहूजा साहब के भी दलील को सुन लीजिए, क्योंकि आपने उनके कई बातों को काउंटर किया, उनको सुन लेंगे तो ज्यादा संतुलित डिबेट हो सकेगा। आनंद आहूजा साहब संक्षेप में। मैं मौलाई साहब के बात का जवाब देने से पहले मौलाई साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका दुश्मन कौन है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए। आपका दुश्मन अमेरिका है या इजराइल है या सुन्नी गल्फ कंट्रीज हैं? अगर आपका दुश्मन अमेरिका है या इजराइल है तो आप इजराइल के बजाय गल्फ कंट्रीज के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं? आप एक बात पर जवाब दीजिए कि आपका दुश्मन कौन है। अगर अमेरिका दुश्मन है तो आप अमेरिका से बात करिए, फिर आप गल्फ कंट्रीज पर क्यों अटैक कर रहे हैं? फिर कतर से दुश्मनी क्यों ले रहे हैं? फिर सऊदी अरेबिया पर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या ये सुन्नी और शिया का मामला नहीं है? तो सऊदी अरेबिया नहीं, ये तो सऊदी अरेबिया कतर पर तो अटैक नहीं है ना, वो तो उनके अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने उस पर हमला किया जा रहा है। नहीं, आप उनके ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक कर रहे हैं। आप जो है हजमुल्लाह को लेकर आप लेबनान के ऊपर आप चिंतित हैं, क्योंकि हजमुल्लाह जो है वो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो गाजा के अंदर हमास है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसको क्यों नहीं बिठाते अपनी मीटिंग्स के अंदर? आप ये कह रहे हैं कि लेबनान जो है हजमुल्लाह जो है वो पार्टी होना चाहिए MOU का। आप बताइए, आपने एक बार भी कहा ईरान ने कि हमास भी पार्टी होना चाहिए इस MOU का, क्योंकि वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपने बात की ऐसा हुआ वैसा हुआ। 2015 के अंदर जैसे शर्मा जी ने बात की, एक एग्रीमेंट हो गया। बराक ओबामा ने $1.8 बिलियन कैश दिया ईरान को। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर अपना प्लान को खत्म करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। ईरान ने क्या किया? ओबामा से पैसे लेके उसी पैसे को अपने जो उनका न्यूक्लियर एम्बिशन थी, जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, उस पे इन्वेस्ट कर दिए। फिर आप कहते हैं कि 8 जून को ये हो गया, 2025 में ये हो गया। अरे जब आप एक्सपोज हुए कि आपने अमेरिका से ही पैसा लिया और अमेरिका के पैसे का लेके उसको आपने न्यूक्लियर अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगा दिया, तो अमेरिका चुप करके बैठता? ऑब्वियसली अमेरिका को अटैक करना पड़ा। मौलाई साहब 45 सेकंड, मौलाई साहब 45 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए। फिर हमारे दो मेहमान हैं के सिन्हा साहब और एम्बेसडर दयाल साहब, उनके पास जाऊंगा, चूंकि आप दोनों के बीच का पंच उन्हीं दोनों को मैं बनाता हूं। पहले मौलाई साहब अपनी बात रख लीजिए। जी मौलाई साहब बताएं। सबसे पहले कोई मुद्दा है ही नहीं। अमेरिका कोशिश यही कर रहा है। मौलाई साहब का नेटवर्क कुछ कमजोर हो गया है, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन आपका नेटवर्क कुछ कमजोर है। नेटवर्क ठीक होता है तो आपके पास आता हूं, लेकिन इसमें चलता है। मिस्टर दयाल साहब, दोनों पक्ष को आपने सुन लिया, आप किसके पक्ष को स्वीकार करेंगे? लक्ष्मण जी, शायद मैंने आपका जो शुरू में प्रश्न था उसको गलत समझा। मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं कि ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है इसको वायलेट करने में कौन विलेन? नहीं, मुझे ये लगा, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सवाल का एक हिस्सा वो भी था, आप बिल्कुल सही समझे थे। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1949 से जो वो पैलेस्टाइन में इजराइल की स्थापना हो गई और जो इस्लामिक कंट्रीज उसको नहीं फॉरगिव करते। ईरान का रेवोल्यूशन जो 79 में हुआ, उसने ये कहना शुरू किया कि हम तो नष्ट करेंगे। लेकिन मैं ईरान में भी रह चुका हूँ, 3 साल मेरी पोस्टिंग थी, अमेरिका में भी 4.5। मैंने अच्छी तरह से दोनों साइड्स के पक्ष को समझा, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी
ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, दोनों को एक दूसरे पे बिल्कुल एतबार नहीं था, नो ट्रस्ट। जैसा एक स्पीकर ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट नहीं है। जी, जो न्यूक्लियर डील पे बातचीत चल रही थी, वो ओमान का कहना था कि बिल्कुल नजदीक है, लेकिन अमेरिका ने अटैक कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि ट्रस्ट नहीं है दोनों साइड में। मैं सिर्फ इस बात पे जिक्र कर रहा था कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया था और इसके तहत जो बातचीत आगे होनी थी 60 डेज तक क्या होना था, उसके बाद ये उम्मीद थी कि फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वायलेट करने का विलेन कौन है? मैंने अपना प्रश्न मैंने अपना जो उत्तर था इस प्रश्न को देने की कोशिश की, और मेरी समझ में जो पहला वायलेशन हुआ था इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, वो ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी, अमेरिका ने जो वेवर दिया था ऑयल एक्सपोर्ट पे वो हटा दिया, लेकिन वो सब तब हुआ जब पहले ईरान ने ट्रेड हॉर्मूज पे 3 वेसल्स पे अटैक किया। ठीक है। अब ईरान का ये कहना है कि वो हमारे नियंत्रण में जाए, ऐसा कहीं नहीं था। जो एग्रीमेंट हुआ था एमओयू में, ये नहीं था कि ईरान कंट्रोल करेगा किधर से जाएंगे, आप वो हमारे नियंत्रण में की तरफ से जा रहे थे। ईरान की ये जिम्मेदारी थी कि नहीं, लेकिन हालांकि इसमें एक था, हालांकि इसमें दयाल सर, इसमें एक था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि ईरान ओमान से बातचीत करेगा और ये तय करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये बात थी। तो ईरान को ओमान से बात करनी थी, ऐसा नहीं था कि अमेरिका को उस पर हमला करना था। लेकिन के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अभी हमारे साथ मौलाई साहब से संपर्क हो चुका है, एक बार इनका जवाब सुने तो फिर आपके पास आता हूँ मैं। जी सर, सवालात क्या थे? सवालात इतने ज्यादा थे मेरे जहन में खुद भी नहीं रहे। आहूजा सर ने कई बातें कही। नहीं, सवाल आपके कुछ नहीं है, आपके लिए कोई सवाल नहीं है। आहूजा साहब ने जो कहा उसका काउंटर आप दे दीजिए, फिर मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। सर देखिए, पहली बात तो मेजर आहूजा साहब ने ये एक तासुर देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला शिया सुन्नी का है, जबकि मामला शिया सुन्नी का बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने आकर मिसाल दी कि हिजबुल्लाह को आपने इसे एमओयू में शामिल कर लिया, लेकिन हमास को क्यों नहीं किया? साहब, हमास के साथ पहले से ही सीजफायर हो चुका था, जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े देश शामिल थे। तो जहां पहले से ही एक समझौता हो चुका हो, वहां जरूरत नहीं थी कि आप आके हमास को भी इस एमओयू में शामिल करें। अगर सवाल करना है तो सवाल ये करें कि जो समझौता सीजफायर गजा में हुआ था और जिसका चौधरी खुद अमेरिका बना था, वही अमेरिका जो 72,000 लोगों के जनसंहार में कहीं ना कहीं सीधे रूप से शामिल है, वो अपने प्रोक्सी इसराइल को रोकता क्यों नहीं? देखिए, सच्चाई ये है कि अमेरिका ने अपने कंधे पर एक बेताल को बिठाया था, इसराइल नाम का एक बेताल, जो आज सिर्फ अमेरिका के ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। आज भी मिडिल ईस्ट में जहां जहां फसाद है, जहां जहां दंगे हैं, जहां जहां कत्ल और जंग हो रही है, सबका जिम्मेदार इसराइल है। मौलाई साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं के सिन्हा साहब के पास जाऊंगा। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो अभी, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा सर। जो एम्बेसडर दयाल साहब ने कहा कि अभी जो सीज फायर के बाद, एमओयू के बाद दोबारा जो युद्ध जैसे हालात बन गए, हमले हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इसके लिए जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 जहाज़ों पर हमला किया, जबकि एमओयू में कहा गया था हमला नहीं किया जाएगा। फिर यह हमला करके इस युद्ध को क्यों उकसाया ईरान ने? आप फैसला खुद कीजिएगा, मैं सिर्फ फैक्ट गिनाता हूं। एमओयू में कुछ बातें हुई थी। पहली बात ये थी कि बयानबाजी नहीं होगी, धमकियां नहीं दी जाएंगी, किसी के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया। दूसरी बात ये हुई थी, ईरान के जो संपत्ति सीज की गई है उस संपत्ति को रिलीज किया जाएगा, वो संपत्ति रिलीज नहीं हुई। तीसरी बात ये हुई कि ईरान को आप जुर्माना या हर्जाना न कहें, लेकिन 300 मिलियन का एक फंड दिया जाएगा जिससे पुनर्निर्माण हो, क्या ना हो, लेकिन उससे भी अमेरिका ने कांधे खाली कर लिए। क्लोज फाइट ये था कि 60 दिन तक हुर्मुज में आवाजाही रहेगी, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि ईरान जो रास्ता प्रोवाइड करेगा उस रास्ते से गुजरना होगा। लेकिन साहब बहादुर अमेरिका आए, उन्होंने कहा कि साहब हम ये बात नहीं, मौलाई साहब, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है।
फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इस एमओयू में कहीं नहीं लिखा था कि रास्ता ईरान तय करेगा। ये लिखा था कि एमओयू में आवाजाही बिल्कुल सामान्य की जाएगी। एमओयू में ये कहीं नहीं लिखा था कितने समय सीमा के भीतर ईरान के फंड को रिलीज किया जाएगा। रिलीज करने के मैकेनिज्म पर एक दौर की बातचीत हो चुकी थी, दूसरे दौर की बातचीत होती, इससे पहले हमले शुरू हो गए। नहीं लिखा था कि अमेरिका आएगा, ओमान में कॉरिडोर बनाएगा, ओमान के हिस्से से ईरान को बाईपास किया जाएगा। वहां ये कहीं नहीं लिखा गया था। और एक बात और जो हमारे आहूजा सर ने कही थी, बहुत अच्छा, इसे मुझे फंड से याद आया। इन्होंने कहा था कि ओबामा के कार्यकाल में जो समझौता हुआ उसमें अमेरिका ने पैसा दिया। सर को मैं बताता चलूं कि पैसा जो दिया गया है, ये जो पैसा रिलीज करने की बात हो रही थी, वो कोई खैरात नहीं है। आज भी ईरान का 120 बिलियन डॉलर अलग अलग देशों में फंसा हुआ है। फंसा हुआ इसलिए है कि अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका की गुंडागर्दी है, ईरान का ही पैसा। ठीक है, आपने जो सारी बातें कही हैं मौलाई साहब, इस पे तीनों मेहमान से मैं जवाब लूंगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब से, शिवकांत शर्मा साहब भी इशारा कर रहे हैं, वो भी जवाब देना चाहते हैं, आनंद आहूजा साहब भी जवाब देना चाहते हैं। मैं तीनों लोगों के पास आऊंगा, लेकिन शुरुआत के सिन्हा साहब आपसे। तो सर इस मौलाई साहब की बात सुन ली गई है, जरा मैं के सिन्हा साहब का पक्ष लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूं। नहीं, मैंने चुप करा दिया, बोलिए सर। देखिए लक्ष्मण साहब, जो ये सिया सुन्नी की जो डिवाइड की बातें कर रहे हैं, एब्सोल्युटली बेमानी है। जैसे हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड एंड रूल जो करते हैं, वो भी वहां पर पूरे वेस्ट एशिया में करने की तैयारी करते हैं। बहरीन एक सिया मेजोरिटी हिट हो रही है, रूल्ड बाय सुन्नी है। हाँ, वो सुन्नी है, सुन्नी उससे रूलर है, मेजोरिटी सियास की है, उस पर हिट हो रहा है। तो ये ईरान सिया है, क्यों हिट कर रहा है सबसे ज्यादा बहरीन में? बहरीन ने दे रखा है 5th फ्लीट, वहां 5th फ्लीट है, इसलिए हिट हो रहा है। कतार के इसलिए हिट हो रहा है कि वहां पर सेंटकॉम का एडवांस हेडक्वार्टर है। कुवैत उनका सबसे ज्यादा वहां। तो देखिए, बात उसकी नहीं है। आपने मेरे से पूछा था, मैं उसके पर आता हूं। एक बात उसके पहले बोल दूंगा, यदि आप समय देंगे तो। देखिए, ये किसी ने कह दिया 79 से ले लो 53, मेरे ख्याल से मौलाई साहब एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। 53 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दिया, और किस लिए? ऑयल इज द मेन इशू। उसके बाद पेट्रो डॉलर 75 में आया है सऊदी अरेबिया। देयर आर ओनली 2 विलन, ऑयल। यदि अमेरिका के पास बहुत ऑयल है, बहुत, वेनेजुएला में भी जाकर ऑयल लेना चाहता है। ऑयल इज अ विलन, पेट्रो डॉलर, जिसके कारण लोगों को मारा गया, चाहे इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिए, इसके पहले 1953 में उन्होंने वहां के ईरान के अंदर में मारा एक डेमोक्रेटिक लीडर को, एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक लीडर को, और उसके बाद आप उधर गद्दाफी को मारते हैं। बात ऑयल की है, पेट्रो डॉलर की है, उसके अंदर वर्चस्व है, आप उसको हेजेमनिक तरीके से करना चाहते हैं। आज ईरान के ऊपर में देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कोई दूसरा रास्ता तलाश लेंगे यहां से निकलने के लिए। सऊदी अरेबिया कर रहा है, सारे कर रहे हैं, यूएई कर रहा है। यूएई के पास पोर्ट है, मुसादाम पोर्ट, उससे डायरेक्ट उसको सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाने की जरूरत नहीं है। बात उसकी है कि अमेरिका आज भी ये फील करता है कि ऑयल के अंदर में हमारी पकड़ रहे, और वो ढीली होती जा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था इस बार सेकंड टर्म में? डिग बेबी, डिग करो। वेनेजुएला में वो चले गए ऑयल के लिए, यहां भी वो आए हैं इसीलिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। आज के दिन में आईआरजीसी पूरा कंट्रोल करता है, और इसलिए वहां पर है। ईरान भी नहीं देगा। देखिए, समय बदल रहा है। हम किसी को बोल रहे हैं कि नहीं, ये आज का एमओयू के ऊपर क्या, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहला पॉइंट है कि लेबनान में भी ये सीज फायर होगा, माना गया। आप बीच में उठा करके बोल दीजिए कि हाँ, उन्होंने 7 तारीख को 3 वेसल को तोड़ दिया, बस टूट गया। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट ए डील। कोई कह रहा था ये डील है, डील, दिस इज नॉट ए डील, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर 60 डेज कि आप इसको बैठ करके करें। और देखिए, ये इन दोनों के, ये जो ना बटेर की लड़ाई है ना, मुर्गे की लड़ाई, ये दोनों जो लड़ रहे हैं, नहीं होगा जब तक पूरी दुनिया बैठे। आपने वहां पर वो नेवल ब्लॉकेड लगवा दिया मैरिटाइम के अंदर में, हमारे शिप को भी उन्होंने 3 शिपों को उड़ाया हुआ। सेंटकॉम ने उड़ाया ना, हम बात नहीं करते हैं। हमारे 3 वेसल्स, नॉट जो इंडियन बाउंड फ्लैग हमारा नहीं था, मगर उसको उड़ाया ना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये दादागिरी, इट हैज टू बी स्टॉप।
और देखिए ये चीजें रुकेंगी, एक ही तरीका है, पूरी दुनिया इस पे आ जाए। और मुझे बड़ा लगता है कि चाइना नहीं आता, रशिया नहीं आता, इंडिया भी हम बैठे हुए हैं। हालांकि सब कोई अपना अपना हित देख रहा है कि मुझे नहीं आने से अगर फायदा है तो डायलॉग, हाँ, बेसिकली सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, कोई इसको सामूहिक तौर पे सबसे नहीं अच्छा जोड़ जो रहे हैं। लक्ष्मण बहुत जी अच्छा हुआ पॉइंट है, आपने कहा सर। हाँ जी, ये एक सबसे अच्छा चीज हुआ कि इस सुपुर्द खाक में 100 देशों के लोग गए हैं, रिप्रेजेंटेशन है, और इससे धरती हिल वो रही अपने है। आप में एक मैसेज है 21वीं पूरी सदी दुनिया में के लिए, ये मैसेज है यूएस के लिए, मैसेज है यूएस के लिए भी कि देखिए ऐसे क्षण में भी, ऐसे समय में भी ईरान के साथ 100 देशों के प्रतिनिधि वहां पर हैं। तो एक मैसेज है जो, जिस मैसेज को समझना होगा। आनंद आहूजा साहब, दो लोगों के सवालों का जवाब देना होगा आपको। मेजर जनरल के सिन्हा साहब ने भी आपके बातों पर सवाल उठाए हैं और मौलाई साहब ने उठाए हैं। आप जवाब दे दिए संक्षिप्त में, तो फिर मैं जाऊँगा अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं लंदन से जुड़ रहे हैं, उनके पास में जाऊँगा, उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर उनकी क्या राय, वो भी इशारा करें शिवकांत शर्मा साहब बोलने के लिए। शुरुआत आहूजा साहब। सिन्हा साहब ने एग्जांपल दिए कि ये कंट्री सुन्नी है, कंट्री शिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीरिया के अंदर बशार जो है वो शिया था, लेकिन सीरिया जो है एक सुन्नी कंट्री है। इसी तरह इराक के अंदर सद्दाम हुसैन जो है वो सुन्नी था, लेकिन मेजॉरिटी जो थी उस वक्त जो इराक में वो शियाज की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉपुलेशन शिया है तो रूलर सुन्नी नहीं हो सकता, या अगर पॉपुलेशन सुन्नी है जैसे सीरिया के अंदर तो रूलर शिया नहीं हो सकता है। मेजर इशू है, अगर हिस्टोरिकली अगर आप पीछे जाएं, असैसिनेशन ऑफ हजरत हुसैन के टाइम से तो शिया सुन्नी एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें तो एक वक्त था जब रॉयट्स जो होते थे या जो दंगे होते थे वो शिया और सुन्नी के बीच में होते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतने दंगे नहीं हुआ करते थे। आप ज़्यादा मेरे से जानते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लिए। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद रॉयट्स जो हुए हैं वो शिया सुन्नी के बीच में हुए हैं या हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हुए हैं। मुलाई साहब ने एक बात कही कि इजराइल ने पूरे दुनिया के अंदर और खासकर मिडल ईस्ट के अंदर एक नाक में दम कर रखा है। मुझे इस बात को सुनकर बहुत खुशी हुई कि इजराइल की अगर आप टेरिटरी देखें तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के हाफ के बराबर है, और अगर उसके पॉपुलेशन देखें तो दिल्ली के हाफ के बराबर है। अगर दिल्ली के हाफ के बराबर एक कंट्री आपके नाक में दम कर सकता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आपके पूरे मिडल ईस्ट के अंदर आप इतने मुस्लिम कंट्रीज होके एक छोटे से पिद्दी इजराइल से इतने डरे हुए हैं कि आपको रात की नींद हराम हुई है। दरअसल इस पर मैं आऊँगा, मौलाई साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन हमारे पास शिवकांत शर्मा साहब काफ़ी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। शिवकांत सर। जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आहूजा साहब ने हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया, मैं हिस्ट्री का पाठ नहीं पढ़ाना चाहता था, इसलिए क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों की बात 2004 से शुरू हुई, इसलिए मैंने 2004 की बात की। रही बात इसकी कि ईरान क्यों अड़ा हुआ है होर्मुज के ऊपर, तो 5वें जो MOU का पॉइंट है उसकी टेक्स्ट मेरे सामने है। वो साफ तौर पे कहता है, अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू सेव पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। तो ये कहता है ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स। हो ये रहा है कि अमेरिका इज मेकिंग अरेंजमेंट्स, वो ओमान की खाड़ी से दूसरे रास्ते से उन जहाज़ों को ले जा रहा है जो ईरान को पसंद नहीं। ईरान ये मानता है कि ये भी MOU का उल्लंघन है। आप शब्दों के फेर में ला करके, झांसा दे करके आप ईरान के हाथ से वो कंट्रोल छीनना चाहते हैं, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं। और जहाँ तक आहूजा साहब ने कहा था कि साहब वो तो हमला करने के बाद उन्होंने जो है ये कहा कि मैं ये जो वेवर दिया है इसे वापस लेता हूँ, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन हमला करने से पहले भाई MOU को साइन हुए तो अब 27 दिन हो गए, 20 दिन 7 तारीख को हमला हुआ है तो तब तक 20 दिन हो गए थे। 20 दिन तक आपने जो एग्री किया था रिलीज करना, वो फंड्स आप रिलीज नहीं कर रहे थे। और जो 300 बिलियन का जो आपने फंड बनाने की बात कही थी, उस पे आपकी बात गाड़ी कहीं आगे नहीं चली, क्योंकि आपके यहाँ सरपुटबल शुरू हो गया।
और इजराइल ने भी लेट किया, काफी देर की लेबनान में युद्ध को रोकने में। तो ये 3 जो है उल्लंघन सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका बिल्कुल। इतनी बार झांसा देकर के पीछे हट चुका है कि अब ईरान क्या, दुनिया के किसी देश को अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। कम से कम जब तक बिल्कुल, इस ट्रंप पे- साहब का शासन है, तब तक कोई देश अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। बेसिकली आपने जो कहा है शिवकांत शर्मा सर, इस पे तीनों लोगों का जवाब बनता है। एम्बेसडर दयाल साहब का, जिन्होंने कहना था कि नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है हमला किया शिप पे, ये ईरान की गलती थी, वो भी जवाब देंगे, चूंकि आपने क्लॉज 5 का जिक्र किया एमओयू का, इस पे जवाब चाहिए आपसे। और हमारे साथ गौराई साहब हैं, वो भी जवाब उनसे भी लेंगे। आनंद आहूजा साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन छोटा सा बात कर रहे हैं कि एमओयू होने के बाद, शांति समझौते पर आगे बढ़ने पर सहमति होने के बावजूद आखिर क्यों फिर से सुलग रहा है खाड़ी का देश, और इसमें कौन सा असली विलेन है, इस पे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, कोई ईरान को विलेन बता रहा है, कोई अमेरिका को विलेन बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं, इसमें इजराइल की भूमिका काफ़ी अहम है। तो मैं मौलाई साहब से शुरुआत करता हूँ। मौलाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जब अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब ने सवाल उठाया कि नहीं, ये ईरान की गलती है, अमेरिका की गलती इसमें नहीं है। आहूजा सर ने इतिहास के कई फैक्ट जिक्र किए, झूठे सच्चे कच्चे पक्के, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ये बहस कहा जाए मुद्दे से भटक जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना कहता चलूं, इशारतन बात समझने के लिए काफी है तमाम दर्शकों के लिए भी, और हमारे तमाम ये सीनियर हैं। अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों के साथ ये नीति खत्म नहीं हुई है, ये नीति आज अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया में फैलाई जाती रही और जोरों शोर से फैलाई जाती रही है। कभी सुन्नी नाटो का नाम दिया जाता था, कभी कहा जाता था शिया रेजिस्टेंस, और क्या क्या पूरी हिस्ट्री पर आपकी नजर है और हालात पर भी आपकी नजर है। इन्होंने आकर ये तासुर देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में भी जो दंगे शिया सुन्नी के हुए, वो पूरी दुनिया जानती है कि दंगे कराने के पीछे कौन था, कौन होते हैं और कौन लोग नहीं होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कि विलेन कौन रहा है, लगातार एमओयू का उल्लंघन किसकी तरफ से होता रहा है, किसकी तरफ से नहीं हो रहा है। जब एमओयू का उल्लंघन इतनी तरीके से हो रहा है तो ईरान को कहीं ना कहीं इसे रोकना था, रिटेलिएट करना था। फैसला जनता समझदार है, दर्शक समझदार है, खुद कर सकते हैं कि विलेन कौन है। एम्बेसडर दयाल साहब जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपने क्या कहा और शर्मा जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी, आपने ये सही कहा कि ईरान और ओमान की बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत हुई। ईरान से डेलीगेशन गया, लेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, और एक जॉइंट मिनिस्टीरियल कमिटी की स्थापना की गई। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बातचीत करनी थी? बातचीत तो हुई और उस पर कार्रवाई की गई। अब शर्मा जी ने ये कहा कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज। सेफ पैसेज करने का ये मतलब होता है कि आप वेसल्स पे फायर करें। देखिए, जो बातचीत हो रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि ईरान ने माइंस बिछाई हुई है। तो ये था कि ईरान 30 दिन के अंदर ये डीमाइनिंग करेगा और मिलिट्री ऑब्स्टिकल हटाएगा। ये नहीं था कि वो अगर किसी रास्ते से शिप जा रहे हो तो ईरान उनको रोकने का अधिकार रखता है, ऐसा कहीं नहीं था इस एमओयू में। सेफ पैसेज देना था, अगर शिप जा रहे हैं, सेफली जा रहे हैं, उन पे फायर करने का उसको अधिकार इस एमओयू में नहीं था। तो देखिए, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है, मैंने उसके बारे में तो जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपने शुरू से ही कह दिया था कि आप जो बातचीत करना चाहते हैं वो ये कि इस एमओयू को वायलेट करने का कौन विलेन है। उस संदर्भ में मैंने जवाब दिया, कौन विलेन, पहला वायलेट। बिल्कुल। आनंद आहूजा साहब, उसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए और अमेरिका ने ऑयल सैंक्शंस जो लगाए थे वो उस पे वेवर था, वो हटा दिया। तो क्वेश्चन ये कि किसने पहले वायलेट किया? नो डाउट एमओयू को वायलेट पहले ईरान ने। हालांकि शिवकांत शर्मा सर का कहना है कि नहीं, एमओयू को वायलेट ईरान ने नहीं किया, अमेरिका ने किया है। आनंद आहूजा साहब। लक्ष्मण जी, देखिए, दो चीजें हैं। ये बात सही है कि ईरान जो है वो सिग्नेटरी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी एंड मैरीटाइम
पे उसने साइन नहीं किए हैं। हालांकि आर्टिकल 38 बड़ा क्लियरली कहता है कि जितने भी है सब ये जो हरमुज है या जितने भी ये पैसेजेस हैं ये इंटरनेशनल वाटर के लिए मैरीटाइम पर्पस के लिए ये बिलोंग टू दी होल वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर 140 कंट्रीज ने इस वार के बाद अभी रिसेंटली ये पास किया है कि हार्मोज जो है उसको ईरान का पे कब्जा ईरान नहीं कर सकता है, उसको ईरान कंट्रोल नहीं कर सकता है। ईरान ने वो सिग्नेटरी कन्वेंशन का है या नहीं है, शायद शर्मा जी इस बात को जानते होंगे। दूसरी चीज जैसे प्रभुदयाल जी ने कहा कि फैक्ट ये है कि उसको हरमोज को खोलना था और उसमें माइंस को हटाना था, वो जिम्मेवारी ईरान की थी, ना कि ईरान का तो ये कंट्रोल दिया गया था कि तुम जब चाहो उस पे शिप्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। दूसरी चीज शर्मा जी ने बात की 300 बिलियन डॉलर्स की। 300 बिलियन डॉलर्स का अगर आप देखें तो यूएसए ने नहीं देना था, अरब कंट्रीज ने एक फंड क्रिएट करना था, जैसे कि गाजा फंड हुआ था, उसमें 300 बिलियन डॉलर फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ ईरान था और वो तब देना था। ईरान को 300 बिलियन डॉलर कैश नहीं देने थे, रीडेवलपमेंट फंड क्रिएट करके ईरान को अंदर उस पर कंडीशन लगाई गई थी कि वो जो फूड है वो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं वो यूएसए से खरीदेंगे और जो रीडेवलपमेंट की जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यूएसए कंपनी। आपकी बात समझ गया आनंद आहूजा साहब। हाँ बिल्कुल आनंद आहूजा साहब, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मेरे मन में अब आप लोगों की बात सुनने के बाद यही लगता है कि एक हाँ सॉरी अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से, फिर मैं तो उसमें भी कंडीशन ये थी कि जब ईरान अपना न्यूक्लियर जो उन्होंने डेवलप किया है, जो दे आर हाइडिंग 60% जो उनकी जिसको हम न्यूक्लियर डस्ट बोलते हैं वो हैंड ओवर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, उसके बाद वो 300 बिलियन डॉलर्स का जो फंड है वो रेज होना था और जो सैंक्शन थी ईरान के ऊपर हटाई जानी थी। बिल्कुल, दरअसल आपकी बात मैंने सुन लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाई साहब और आपको सिर्फ दोनों लोगों को मिला करके एक शो में करूंगा किसी दिन, जिसमें दोनों लोगों के पक्ष को रखूंगा। आप लोग आपस में बातचीत करके तय कर लीजिएगा कि आखिर कौन विलेन है, किसकी गलती है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे आपके अनुभवों के आधार पर समझना चाहता हूँ और जिस स्ट्रेटेजिक अफेयर को आपने देखा है कि क्या मान लिया जाए कि अब ये हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल है खाड़ी का क्षेत्र? एब्सोल्युटली। देखिए न्यू नॉर्मल आप ये लेके चलिए कि हार्मोज इज गोइंग टू ए बोन ऑफ कंटेंशंस, और धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं सारे देश जो खाड़ी के देश हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, वो अल्टरनेटिव रूट का, पाइपलाइंस का उन्होंने तैयारी शुरू कर रहा है और ये हो जाएगा। इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। बट ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, ये आप 53 का एक बेंचमार्क ले सकते हैं, उस समय से है, ये बार बार आता है और चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपका ऑयल है, दूसरा वहां पर नेचुरल गैसेस हैं, और तीसरा जो वहां पर फर्टिलाइजर की चीजें हैं। ये हरदम ऐसा ही रहेगा, ये आप लेके चलिए। हाँ, ईरान को झुकना कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज को है, जो टोल वाली जो उसकी है कि टोटल कंट्रोल हम रखेंगे, उससे कहीं निकलना, प्रोवाइडेड पूरे देश, पूरी दुनिया के देश एक साथ आ जाएं। आज के दिन में देखिए बहुत सारे हो रहे हैं, मीटिंग्स हुए थे, यूरोप में हुआ था अंडर जो यूके ने किया था, बहुत सारे देश गए थे, मेरे 53 देश वहां पहुंचे थे, मगर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम एक जगह संगठित नहीं होना चाह रहे हैं। और देखिए ये एक नेचुरल फेनोमेना है, जिस तरह से एनर्जी को लोगों ने यह बना लिया कि पूरी की पूरी कठपुतली हो जाएगा। आज डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है, दुनिया के सारे, कोई भी आपके ऑयल की तंगी नहीं है। आज देखिए सऊदी अरेबिया ने, कल 2 दिन पहले की बात है ना, उन्होंने अपने दाम खत्म कर दिए हैं, ओपेक का कोई नहीं। यूएई कहता है कि हम अपना प्रोडक्शन खुद करेंगे, पहले उसको ओपेक करता था कंट्रोल। तो व्यवस्थाएं ऐसे ही होती हैं। किसी ने कह दिया, यदि आपको बड़ा 1 सेकंड दीजिएगा, एक मॉन्टॉक्स कन्वेंशन 1936 का है, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो टर्की का, वो अब लेवी करता है, वो कहता है उससे गाइडेड है। कोई कहता है यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद 45 के बाद ये आप उस जो हाई सीज का है उसको मानेंगे। ईरान तो उसको मानता ही नहीं।
बात इसकी है, इवन भारत के देश के यदि आप जाएंगे ना लक्षद्वीप से तो 8 डिग्री चैनल वहां से गुजरता है, हमारे अंडमान निकोबार से 9 डिग्री और 10 डिग्री गुजरता है। कल हम यहाँ पर क्योंकि वहां से तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाती है इंडियन ओशन रीजन में, हम कर सकते हैं यदि इन चीजों को, और अमेरिका करता है। मुद्दा है, हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में देखिए अमेरिका लेवी करता है, सारे रास्ते हैं, लेकिन चूंकि शो का समय सर खत्म हो चुका है, इसीलिए आप सभी लोगों को यहीं रोक रहा हूं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिंध से आवाज। नमस्कार।